हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का मज़ेदार उपन्यास विष कन्या का पार्ट 5। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सुनील ने उसे अपना एक विजिटिंग कार्ड दिया। इस पर मेरे ऑफिस और मेरे घर का दोनों जगहों के टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं। डॉक्टर ने कार्ड लेकर अपनी जेब में रख लिया। अब मुझे इजाज़त दीजिए, सुनील उठता हुआ बोला। डॉक्टर ने उठकर सुनील से हाथ मिलाया। सुनील क्लिनिक से बाहर निकल आया। वहाँ से वह सीधा ब्लास्ट के ऑफिस में पहुँचा। इत्तेफाक से अर्जुन अभी भी वहाँ मौजूद था। सुनील उसे पकड़कर अपने केबिन में ले आया। अर्जुन, सुनील बड़ी गंभीरता से बोला, फर्ज करो तुमने अभी जोकर बनना है, तुम क्या करोगे? मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा। अर्जुन बड़ी संजीदगी से बोला, क्या मतलब? गुरुजी, वो टाइपिंग पुल में रीता खोसला है ना, उसने मुझे अभी आज ही कहा था कि हेलमेट पहनकर मैं जोकर लगता हूँ। अब बताइए, मुझे कुछ करने की ज़रूरत कहाँ है? मेरे तो हेलमेट सिर पर रखने की देर है कि। बकवास बंद करो, सुनील चिढ़कर बोला। कभी किसी बात को गंभीरता से भी लिया करो। यस सर, अर्जुन तुरंत बड़े तत्पर स्वर में बोला। मैंने क्या पूछा था तुमसे? आपने पूछा था कि अगर मैंने अभी जोकर बनना हो तो मैं क्या करूँगा। करेक्ट, अब जवाब दो। जोकरों की तो सुना है, कई किस्में होती है। पहले यह तो बताइए, मैंने कैसा जोकर बनना है? सर्कस जैसा, जैसा डकैती वाले रोज फेड्रिको बना हुआ था। उसके लिए तो सबसे पहले मैं जोकर वाली पोशाक मुहैया करूँगा। कहाँ से? मैंने सुना है फैंसी ड्रेस का सामान बेचने वाले लोग ऐसी चीज़ें रखते हैं। राजनगर इतना बड़ा शहर है, यहाँ ऐसे किसी दुकानदार को तुम तलाश कैसे करोगे जो फैंसी ड्रेस का सामान बेचता है? अर्जुन सोच में पड़ गया। बच्चों के स्कूलों में फैंसी ड्रेस के प्रोग्राम आम होते हैं। सुनील बोला, ऐसी ड्रेस अधिकतर माँ बाप बच्चों को किराए पर लाकर देते हैं। तुम्हें किसी स्कूल जाते बच्चे के माँ बाप से बात करो तो तुम्हें मालूम हो सकता है कि फैंसी ड्रेस का सामान कौन सी दुकान पर मिलता है। ऐसे बच्चे तो मेरे अपने भतीजे ही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मेरा एक भतीजा स्कूल में काबुली वाला बना था और एक भतीजा मीरा बाई बनी थी। तो अपने भाई या भाभी से मालूम करो कि बच्चों को पठान और मीराबाई बनाने का तामझाम वे कहाँ से लाए थे। ऐसी एक दुकान मालूम हो जाने पर उसी दुकानदार से तुम्हें ऐसी अन्य दुकानों के बारे में भी जानकारी हासिल हो सकती है। असली बात क्या है गुरुजी? असल बात यह है कि पहले तो तुमने ऐसी दुकानों का पता मालूम करना है और फिर यह मालूम करना है कि शुक्रवार शाम से पहले कौन सी दुकान से जोकरों की 2 पोशाक किराए पर ली गई थी और उन पोशाकों को किराए पर लेने वाला कौन था। आपके ख्याल से शनिवार को शॉपिंग सेंटर पर पड़ी डकैती में जिन जोकरों का हाथ था, उन्होंने वे पोशाकें किराए पर हासिल की थी। हाँ, वैसी पोशाकें अपनी बनवाना शक का बायस हो सकता है, लेकिन अगर उन्हें किसी ऐसा ही धंधा करने वाली दुकान से किराए पर यह कहकर हासिल किया जाए कि लेने वाले ने फैंसी ड्रेस पार्टी में हिस्सा लेना था, तो किसी को इसमें कुछ असाधारण नहीं लग सकता। मेरे ख्याल से डकैतों ने जोकरों वाली पोशाकें किराए पर ही हासिल की होंगी। अगर ऐसी किसी दुकान का पता तुम्हें अपने भैया भाभी से मालूम न हो सके
तो इसी जानकारी को हासिल करने के और साधन यह हो सकते हैं कि ऐसी किसी दुकान के बारे में किसी नाटक करने वाले से पूछताछ करो, किसी रामलीला में हिस्सा लेने वाले से पूछताछ करो, किसी फोटो स्टूडियो से पूछताछ भी काम आ सकती है। वे लोग भी फैंसी ड्रेस की तस्वीरें खींचते हैं। वे जानते होंगे कि फैंसी ड्रेस के लिबास कहाँ से किराए पर मिलते हैं। राजनगर में अगर ऐसी 150 दुकान निकल आई तो क्या मुझे सबसे पूछताछ करनी होगी? हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि ऐसी जिस पहली दुकान पर तुम पहुंचो वहीं से तुम्हें वांछित जानकारी हासिल हो जाए। अगर वे दुकानें सारे राजनगर में बिखरी हुई हो तो मुझे सारे शहर की खाक छाननी पड़ेगी। हो सकता है गुरुजी, शायद आपको अभी मालूम नहीं हुआ कि पेट्रोल और महंगा हो गया है। मुझे सब मालूम है। अर्जुन, यह काम फुर्ती से करके दिखाओ। मैं तुम्हें पेट्रोल के पैसे भी दिलवाऊंगा और कल की छुट्टी भी दिलवाऊंगा। फिर तो बात ही क्या है भाई साहब, अर्जुन हर्षित स्वर में बोला। मैं कल सुबह से ही इस काम के फेर में पड़ता हूँ। कल सुबह से नहीं, सुनील कठोर स्वर में बोला। अभी से। आपका मतलब है कि? मेरा मतलब वही है जो तुमने समझा। यह कर दी आपने फ्यूज उड़ाने वाली बात। मैं तो आज पिक्चर देखने जाने की सोच रहा था। पिक्चर फिर कभी? अच्छी बात है, लीजिए छोड़ दिया पिक्चर का ख्याल। आप भी क्या याद करेंगे कि किसी? सुनील को घूरता पाकर उसने अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ दी। फिर वह अपने स्थान से उठा और सुनील का अभिवादन करके फौरन कमरे से बाहर निकल गया। तुरंत बाद सुनील भी वहां से बाहर निकल गया। उसके बाद सुनील ने उन 5 पतों पर चक्कर लगाए जहां उमेश सक्सेना की कथित 5 गर्लफ्रेंड रहती थी। सुनील की 5 से मुलाकात हुई। सबने उमेश सक्सेना से अपने संबंधों को स्वीकार किया, लेकिन हर किसी ने यही कहा कि उसके अलावा उमेश की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और वह बहुत जल्द उससे शादी करने वाला था। जाहिर था कि लड़कियां फंसाने के मामले में उमेश असली प्रोफेशनल था। उन 5 लड़कियों में एक बेला श्रीवास्तव नाम की लड़की ने भी एक याट का जिक्र किया। वह याट उमेश सक्सेना के किसी कथित मित्र का था और वह उस पर तफरीह मनाने के लिए अक्सर जाया करता था। जिस रोज़ उसकी हत्या हुई थी उस शाम को भी वह उस याट पर जाने वाला था। क्या याट वाले उस दोस्त का नाम रजनीकांत आहूजा या कोई और आहूजा था? सुनील ने पूछा। नाम तो मुझे नहीं मालूम, बेला बोली। उस याट पर कभी वह तुम्हें भी लेकर गया था? हाँ, 2-3 बार मैं भी उसके साथ गई थी। फिर तो तुम्हें उस याट का नाम मालूम होगा, सुनील आशापूर्ण स्वर में बोला। याट का नाम मालूम होने पर भी उसके मालिक के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती थी। हाँ, याट का नाम जलपरी था, लेकिन याट के मालिक के बारे में तुम कुछ नहीं जानती न। उमेश जब तुम्हें उस याट पर लेकर जाता था तो क्या उसका मालिक वहाँ नहीं होता था? वहाँ कई लोग होते थे। उनमें से याट का मालिक कौन था यह न मुझे कभी किसी ने बताया था और न ही मुझे मालूम हुआ था। तुमने उमेश के मुँह से कभी कभी रजनीकांत या डॉक्टर आहूजा का नाम सुना था? नहीं, कभी नहीं। उमेश के संपर्क में कभी कोई देवबाला नामक युवती थी? सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे अलावा उमेश की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। गर्लफ्रेंड न सही, उमेश वैसे भी किसी देवबाला को जानता हो।
नहीं, शायद वह तुमसे मुलाकात होने से पहले उसे जानता हो और बाद में कभी तुम्हारे सामने उसने देवबाला का जिक्र किया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। पक्की बात? हाँ। सुनील ने अपनी घड़ी पर दृष्टिपात किया। आधी रात होने को थी, लेकिन फिर भी उसने हाबर का एक चक्कर लगाने का फैसला कर लिया। उसने बेला श्रीवास्तव का धन्यवाद किया और वहां से विदा हो गया। याट क्लब मेरीना बीच के पास स्थित थी। एम्बेसडर चलाता हुआ सुनील वहां पहुंचा। उसने याट क्लब के केयरटेकर को तलाश किया, उसे अपना परिचय दिया, उसे असमय कष्ट देने के लिए खामियाजे के तौर पर एक 20 का नोट दिया और फिर उसे जलपरी नामक याट के बारे में पूछा। इस याट को मैं खूब जानता हूँ, केयरटेकर ने बताया। यह 8 नंबर पावर पर खड़ा है। याट का मालिक कौन है? सुनील ने पूछा। रजनीकांत नाम का आदमी जलपरी पर स्थायी तौर पर रहता है, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि याट का मालिक वह है या कोई और। आई सी। यह रजनीकांत आदमी कैसा है? बड़ा अय्याश किस्म का आदमी है साहब। मैंने उसे जलपरी पर हर बार नई लड़की के साथ तफरीह करते देखा है। जलपरी पर जो पार्टियां होती है उनमें भी ज़रूरत से ज़्यादा हो हल्ला मचता है। याट पर अकेला होता है तो डेक पर खड़ा होकर आसपास के याटों पर मौजूद लड़कियों को छेड़ता रहता है और उन पर फब्बियाँ कसता रहता है। लेकिन फिर भी उसकी सहेलियों के झुंड में कोई तो खास सहेली भी होगी उसकी। हाँ, एक लड़की है जो हफ्ते में 2 या 3 बार नियमित रूप से आती है। तुम उसका हुलिया बयान कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने कई बार देखा है उसे। कैसी है वो? उत्तर में केयरटेकर ने रजनीकांत की सहेली का जो हुलिया बयान किया वह हूबहू देवबाला का था। 25-26 साल उम्र, फिल्म अभिनेत्रियों जैसा फिगर, रेशम जैसे मुलायम, भूरे बाल, बड़ी बड़ी छातियाँ, पतली कमर, भारी कूल्हे, मजबूत जांघें, वगैरह वगैरह। अभी तुमने कहा था, सुनील बोला, कि रजनीकांत स्थायी रूप से याट पर रहता है। क्या वो इस वक्त भी वहाँ होगा? होना तो चाहिए। जरा दिखाओ तो 8 नंबर पायर कहाँ है? केयरटेकर ने उसे 8 नंबर पायर पर खड़े जलपरी नामक विशाल याट के पास ले गया। सुनील ने देखा, याट के एक केबिन की बत्ती जल रही थी। रजनीकांत साहब, सुनील ने उच्च स्वर में आवाज़ लगाई। कोई उत्तर न मिला। अरे कोई है? जवाब नदारद। अगर मैं याट पर चढ़ जाऊं, सुनील बोला, तो तुम्हें कोई एतराज़? अगर रजनीकांत याट पर है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, केयरटेकर बोला। लेकिन अगर याट पर कोई नहीं है तो मुझे एतराज़ है। मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ। मालिकाना की गैर हाजिरी में हर याट की रखवाली करना मेरी नौकरी का हिस्सा है। तुम समझते हो कि मैं याट से कुछ चुरा कर ले जाऊंगा? सुनील उपहासपूर्ण स्वर में बोला। केयरटेकर ने उत्तर नहीं दिया। ठीक है, तुम चौकसी से अपनी ड्यूटी भुगताओ। तुम ऐसा करो कि याट पर तुम भी मेरे साथ चलो। इस प्रकार तुम्हें तसल्ली रहेगी कि मैं वहाँ से कुछ चुराकर नहीं ले जा रहा हूँ। केयरटेकर ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों जलपरी के डेक पर कूद गए। सुनील उस कैबिन के पास पहुँचा जिसमें रोशनी थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज़ लगाई, मिस्टर रजनीकांत। कोई उत्तर न मिला। सुनील ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुला था। उसने एक कदम केबिन के भीतर रखा।
उसने अनुभव किया कि वातावरण में इंटीमेट के वही हल्की सी गंध बसी हुई थी जिसे उसने देवबाला के जेरी वाले कॉटेज के ड्राइंग रूम में भी महसूस किया था। फिर उसे केबिन के एक कोने में लगे बिस्तर पर एक सर्वदा नग्न पुरुष का शरीर पड़ा दिखाई दिया। उस शरीर में कोई हरकत नहीं थी और उसके चारों तरफ खून ही खून फैला दिखाई दे रहा था। पास की एक मेज पर कई प्लेटें, 2 गिलास और विस्की की एक आधी बोतल पड़ी थी। फर्श पर बियर और विस्की की कई खाली बोतलें लुढ़की पड़ी थी। सुनील ने आगे बढ़कर उसकी नब्ज टटोली। नब्ज गायब थी। वह केबिन की चौखट पर ही मुंह बाएं ठिठके खड़े केयर टेकर की ओर घूमा। यह रजनीकांत थे? उसने पूछा। हाँ, केयर टेकर फंसे स्वर में बोला। मर गया? हाँ, लाश की हालत बता रही है कि इसे मरे 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। हे भगवान, यह 2 दिन से यहाँ मरा पड़ा है। हाँ, चलो पुलिस को खबर करनी होगी। दोनों फौरन यार्ड पर से उतर गए। मरने वाला रजनीकांत नामक डॉक्टर लोहानी का किसी समय का सरकारी डॉक्टर ही था। इस बात की पुष्टि डॉक्टर लोहानी की लाश की सूरत दिखाई जाने के बाद हो गई। जयललिता, रमेश सक्सेना और मोहर सिंह ने भी लाश देखते ही बेहिचक कह दिया कि यही वह रहस्यपूर्ण डॉक्टर आहूजा था जिसने शनिवार को उमेश सक्सेना का उपचार करने की कोशिश की थी और उसे एक इंजेक्शन दिया था। पुलिस के कथा अनुसार रजनीकांत उर्फ डॉक्टर आहूजा शनिवार दोपहर और शाम के बीच के किसी समय गोली खाकर मरा था। गोली उसके दिल के पार गुजर गई थी और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई थी। पुलिस के बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने इस बात की पुष्टि की थी। गोली बहुत करीब से चलाई गई थी। पुलिस की थ्योरी के अनुसार डॉक्टर आहूजा का शरीर संपूर्ण नग्नावस्था में केबिन में मौजूद होना एक ही बात साबित करता था कि जिस समय उसे शूट किया गया था उस समय जरूर वह किसी स्त्री के साथ संभोगरत था और उसी स्त्री ने बाद में उसे शूट कर दिया था। और केयरटेकर का बयान और केबिन में बसी इंटीमेंट की सुगंध यह साबित करती थी कि वह स्त्री और कोई नहीं, देवबाला ही थी। देवबाला की तलाश की दिशा में पुलिस ने जो पहला काम किया वह यह था कि उन्होंने रमाकांत के जेरी स्थित कॉटेज के केयरटेकर मोहनीवाल को राजनगर बुलाया। पुलिस ने बेला श्रीवास्तव सहित उमेश सक्सेना की 5 सहेलियों की शक्लें उसे दिखाई, लेकिन मोहनीवाल निश्चित रूप से यह न कह सका कि उन्हीं 5 में से कोई देवबाला थी या नहीं। वे 5 युवतियाँ देवबाला जैसी ही खूबसूरत और जवान थी। सबकी फिगर भी देवबाला से मिलती थी, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से कुछ कह पाना उसके लिए संभव न हो सका। सुनील के आग्रह पर पुलिस ने उन युवतियों से बारी बारी यह भी पूछा कि उनमें से इंटीमेट नामक सेंट कौन लगाती थी, लेकिन जवाब में यही सुनने को मिला कि इंटीमेट कोई भी नहीं लगाती थी। पुलिस को जलपरी के केबिन में बिखरी पड़ी बोतलों और गिलासों में से किसी पर भी किसी स्त्री की उंगलियों के निशान न मिले, जो कि उनके लिए भारी मायूसी की बात थी। अब वह यह भी नहीं कह सकते थे कि वह स्त्री पीती नहीं थी या उसने उस रोज नहीं पी थी और या उसने अपनी उंगलियों के निशान जानबूझकर हर जगह से पोंछ दिए थे। जलपरी की भरपूर तलाशी के बावजूद भी वहां से लूट का माल या उसका कोई अंग बरामद न हुआ। मंगलवार सुबह
बैंक खुलने से थोड़ी ही देर बाद सुनील बैंक के लिंक रोड स्थित हेड ऑफिस पहुंचा। वहां वह कृष्णा से मिला। कृष्णा तब भी अपने उसी जोगिया रंग के परिधान में थी जिसमें वह उसे पहले ही देख चुका था। यह देखकर उसे बड़ी राहत महसूस हुई कि कृष्णा ने उसे फौरन पहचान लिया। सुनील ने उसका अभिवादन किया, उसे बताया कि वह उससे चंद सवाल पूछना चाहता था, तो वह अपने कैशियर के पिंजरे से निकली और उसे एक खाली कमरे में ले आई। फरमाइए, वह बोली। कृष्णा जी, सुनील अपने स्वर में मिश्री घोलता हुआ बोला। कुछ भी कहने से पहले मैं एक बात की तसल्ली कर लेना चाहता हूँ। कौन सी बात? यही कि मेरी किसी उल्टी सीधी बात की वजह से आप मुझसे खफा नहीं हैं। मैं कभी किसी से खफा नहीं होती। यह आपकी महानता है। वह खामोश रही। तो मैं निश्चित हो जाऊं कि आपने शनिवार की मेरी किसी बात का बुरा नहीं माना है। उसने सहमति से सिर हिलाया और बोली, मुझसे क्या पूछना चाहते हैं आप? आपने आज का अखबार देखा है? देखा है। उसमें आपने जलपरी नामक यार्ड पर हुई रजनीकांत उर्फ डॉक्टर आहूजा नाम के एक आदमी के कत्ल की खबर भी पढ़ी होगी। पढ़ी है। आप इस केस से वाकिफ़ हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस डॉक्टर आहूजा का भी डकैती से रिश्ता है? हो सकता है। मुझे इन बातों की कोई खास समझ नहीं है। मरने वाले की तस्वीर अखबार में छपी थी। आपने कभी इसे देखा था? ना, कभी नहीं। क्या उमेश सक्सेना ने कभी जलपरी नाम के किसी यार्ड का आपके सामने जिक्र किया था? नहीं। या कभी अपनी किसी ऐसी गर्लफ्रेंड का जिक्र किया हो जिसके पास नीले रंग की फिएट है, सफ़ेद रंग की एम्बेसडर है और जेरी में झील के किनारे जिसका कॉटेज है? उमेश ने कभी ऐसी कोई बात मुझसे नहीं की थी। या कभी किसी तरुण नागिया नामक युवक या देवबाला नाम की युवती का जिक्र किया हो? न। लेकिन ये लोग हैं कौन? तरुण नागिया तो फेडरिको के कार्निवाल में काम करता था और देवबाला वो रहस्यमय युवती है डकैती वाले दिन जिसकी कार पर सवार होकर डॉक्टर आहूजा वहाँ से खिसका था और जो शायद जलपरी पर उसकी मौत के समय उसकी सहचरी थी। इनमें से मैं किसी को नहीं जानती। शनिवार की सुबह शॉपिंग सेंटर वाली आपके बैंक की ब्रांच में 16.5 लाख रुपया पहुंचाने वाला था। यह बात अगर कोई बाहरी आदमी चाहता था तो जान सकता था। कैसे जान सकता था? यहाँ तो यह बात या तो मुझे मालूम होती है या मैनेजर को। अगर आप यह समझते हैं कि मैंने या मैनेजर ने किसी को बताया होगा तो नहीं, नहीं, यह मेरा मतलब नहीं। और फिर मुझे और मैनेजर को भी यह बात कुछ ही घंटे पहले मालूम होती है कि कितना रुपया कहाँ पहुँचाया जाना है। फिर तो यह बात मालूम हो जाने भर से ही डकैतों का मतलब हल नहीं होता। जिस योजना के अनुसार डकैती डाली गई थी वह आनन फानन तैयारी की जा सकने के लायक थी ही नहीं। उस डकैती की योजना की जान वह हालत थी जो ऐन मौके पर उमेश की हुई थी और हालात साफ जाहिर कर रहे थे कि कोई बाहरी आदमी उमेश की वह हालत नहीं बना सकता था। लेकिन मारिया ऐसा कर सकती थी। यह सवाल बहुत बार उठ चुका है। वह ऐसा कर सकती थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उसने ऐसा नहीं किया था। लेकिन मारिया के सिवाय उसे कोई और जहर दे ही नहीं सकता था।
लेकिन मारिया के सिवाय उसे कोई और जहर दे ही नहीं सकता था। यही तो मिस्ट्री है जो समझ में नहीं आ रही। सुनिए, यह तो जग विदित है कि उमेश की वह हालत बने बिना वह डकैती नहीं पड़ सकती थी। उमेश की उस हालत के कारण ही दूसरा गार्ड बख्तरबंद गाड़ी में से बाहर निकल आया, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मोहर सिंह ड्राइवर पंप लाने के बहाने डॉक्टर आहूजा द्वारा वहां से हटा दिया गया। इस तरह बख्तरबंद गाड़ी लावारिस खड़ी रह गई। लेकिन बात को इस स्थिति तक पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल उस पाइनएप्पल जूस के गिलास का था जो उमेश ने मारिया से लेकर पिया था। अगर उस डकैती के पीछे फेडरिको और मारिया का हाथ था, तो आप मुझे यह बताइए कि वे उमेश को जूस पीने के लिए कैसे मजबूर कर सकते थे। उमेश अगर जूस पीने के लिए मारिया के स्टॉल पर न आता तो उसकी कथित योजना की वहीं टांग न टूट जाती। ऐसी कच्ची योजना पर अमल का क्या फायदा जिसका पुलंदा उमेश को प्यास न लगने से ही बन सकता हो। लेकिन वह बात तो जिसने भी डकैती डाली है उस पर लागू होती है। आप ठीक कह रही हैं। इसी बात से तो मेरा दिमाग बनाया जा रहा है कि डकैती डालने वालों को यह कैसे मालूम था कि बख्तरबंद गाड़ी के वहां पहुंचते ही उमेश मारिया के स्टॉल पर जाकर पाइनएप्पल जूस पिएगा, और फिर उसके जूस में जहर कैसे मिलाया गया। कृष्णा ने बड़ी संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। इतनी ही रहस्यपूर्ण बात यह है कि लूटा हुआ रुपया घटनास्थल से ले जाया कैसे गया। कृष्णा खामोश रही। एक बात और, सुनील आगे बढ़ा। उमेश की बेला श्रीवास्तव नामक गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया था कि शनिवार शाम को वह तफरीह मनाने के लिए जलपरी नामक यार्ड पर जाने वाला था। वह रजनीकांत उर्फ डॉक्टर आहूजा के अधिकार में था। डॉक्टर आहूजा शनिवार को घटनास्थल से एक स्त्री के साथ कूच करता देखा गया था जिसका नाम देवबाला बताया जाता है। फिर हालात बता रहे हैं कि उसी देवबाला ने शनिवार को डॉक्टर आहूजा के साथ उसके यार्ड के केबिन में आहूजा को शूट कर दिया था। ये बात उमेश, डॉक्टर आहूजा और देवबाला के किसी आपसी गठजोड़ की तरफ संकेत करती है। इस लिहाज से तो डकैती के साथ उमेश का भी संबंध होना चाहिए। यह नहीं हो सकता। मैं उमेश को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वह ऐसा आदमी हरगिज़ भी नहीं था। अगर वह डकैतों का साथी था तो वह अपनी जान से हाथ कैसे धो बैठा। यह भला कोई मानने वाली बात है कि डकैती की सहूलियत के लिए उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी हो। आप ठीक कह रही हैं। सुनील को स्वीकार करना पड़ा। यही मेरी यह थ्योरी पिट जाती है। अगर मारिया ने उमेश को जहर नहीं दिया तो उसके पेट में जहर एक ही तरीके से पहुंच सकता था कि जहर उसने खुद खाया हो। यह बात वाई गले से नहीं उतरती कि डकैतों को ओबलाइज करने के लिए उमेश ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तो भाई साहब, एक मिनट के लिए फर्ज कीजिए कि डॉक्टर आहूजा और देवबाला से रिश्तेदारी उमेश की नहीं फेडरिको की थी, और बैंक का माल लूटने की योजना फेडरिको की थी। यह बात इस आधार पर कही जा सकती है कि उमेश को जहर देने की सुविधा मारिया के अलावा किसी को नहीं थी। मेरे ख्याल से फेडरिको का इरादा उमेश को जान से मार डालने का नहीं था। वह केवल इतना चाहता था कि जहर से उमेश की तबीयत खराब हो जाए, वह तड़पने लगे, और उसकी उस हालत की वजह से उसका भाई रमेश
और ड्राइवर मोहर सिंह बख्तरबंद गाड़ी से दूर हो जाएं। आप जानते ही हैं, डॉक्टर आहूजा ने उमेश को एक इंजेक्शन दिया था। वह इंजेक्शन जरूर उस जहर का तोड़ था जो उमेश को खिलाया गया था। फिर भी वह कैसे मर गया? फिर भी वह मर कैसे गया? जरूर मारिया ने या तो लापरवाही से और या जानबूझकर उमेश को जहर की इतनी बड़ी मात्रा खिला दी थी कि इंजेक्शन किसी काम नहीं आया था। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल पैदा होता है कि फेडरिको को कैसे मालूम था कि उमेश वहाँ पहुँचते ही जूस पीने के लिए मारिया की स्टॉल पर पहुँचेगा। अगर उमेश वहाँ नहीं जाता तो डकैती की योजना की तो वहीं छुट्टी हो जाती। यह भी ठीक है। फिर उमेश को तो डॉक्टर आहूजा और उसके जलपरी नामक यार्ड से संपर्क स्थापित हो चुका है। फेडरिको की उससे ऐसी किसी रिश्तेदारी की बात साबित नहीं होती। दूसरी बात यह कि जयललिता अयंगर नाम की बच्ची ने साफ साफ देखा था कि मारिया ने उमेश के जूस के गिलास में कुछ नहीं मिलाया था। वह बच्ची है, नादान है, उसकी निगाहें बहुत तेज है और बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। वह ऐसा कोई धोखा खाने वाली नहीं। और फिर जब आप फेडरिको को इतना उस्ताद मानती हैं कि इतने करामाती तरीके से वह बख्तरबंद गाड़ी लूटने में कामयाब हो गया, तो आपको यह भी मानना होगा कि इतना बेवकूफ़ वह नहीं हो सकता कि लूट के माल का एक हिस्सा जहां वह बैठा था वह उसी के पीछे मौजूद मेरी गो राउंड के लकड़ी के एक घोड़े में छुपा देता। इतनी अक्ल तो उसे होनी चाहिए थी कि बाद में जहां उसे मौजूद पाया जाने वाला था उसके आसपास की तलाशी तो बड़ी बारीकी से होने वाली थी। आप ठीक कह रहे हैं, वह प्रभावित स्वर में बोली। आपकी तर्क शक्ति बहुत प्रबल है और ऐसे मामलों में आपकी सूझबूझ भी असाधारण है। अपने इन गुणों का आपको फायदा पहुंच सकता है मिस्टर सुनील। फायदा? कैसा फायदा? हमारे बैंक ने डकैतों की गिरफ्तारी और लूट के माल की बरामदगी पर 50,000 रुपये की नकद इनाम की घोषणा की है। मुझे लग रहा है कि आप यह इनाम आसानी से जीत सकते हैं। अजी हमारे ऐसे बाग कहाँ? आप कोशिश तो कीजिए। कोशिश तो मैंने करनी ही है, लेकिन अपने अखबार के खातिर, किसी इनाम के लालच में नहीं। एक पन दो काज हो जाए तो हर्ज क्या है? जी हाँ, हर्ज तो कोई नहीं। आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं? एक सवाल है तो सही मेरे जेहन में, लेकिन मालूम नहीं आप उसका जवाब देंगी या नहीं। सवाल पूछिए, अभी मालूम हो जाएगा। क्या आप सारी उम्र यूं ही रहेंगी? सुनील उसके जोगियों वाले लिबास पर निगाह फिराता हुआ बोला। नहीं, वह सहज भाव में बोली। आपको अपनी इस जिंदगी से कोई ऐतराज़ नहीं? नहीं, मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। आपने कहा था कि आपने अपनी यह ज़िंदगी अपने किसी पारिवारिक परंपरा को जिंदा रखने के लिए अपनाई थी। आपने यह भी कहा था कि आज की तारीख में आप इस संसार में बिल्कुल अकेली हैं। कृष्णा जी, जब परिवार ही न रहा तो ऐसी परंपराओं के साथ चिपके रहने से क्या फ़ायदा जिसमें जाहिरा तौर पर कुछ हासिल नहीं। मैं इस बारे में आपसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। मुझे अपनी मौजूदा ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं। ठीक है, जाने दीजिए। अब बराए मेहरबानी एक आखिरी बात और बताइए। पूछिए। आपने बताया था कि बख्तरबंद गाड़ी के रुपया रखने वाले कंपार्टमेंट की 2 चाबियों में से एक बैंक के वॉल्ट में रहती है और दूसरी दोनों गार्डों में से एक के पास। मैं आपसे यह पूछना चाहता था कि जब बख्तरबंद गाड़ी
इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही होती तो उस वक्त भी गार्ड वाली चाबी क्या गार्ड के पास रहती है? नहीं, गाड़ी जब वापस यहाँ के गैरेज में आकर खड़ी होती है तो गार्ड अपने वाली चाबी मुझे सौंप देता है। फिर वह चाबी भी मैं वॉल्ट में जमा कर आती हूँ। फिर तो रमेश ने तब हड़बड़ी में ताला खुला छोड़ दिया होगा जब मोहर सिंह के बुलाने आने पर वह अपने भाई के पास भागा था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। क्या रमेश इस वक्त बैंक में है? वह 15 दिन की छुट्टी ले गया है। वह तो अब अपने भाई की क्रिया के बाद ही वापस लौटेगा। और मोहर सिंह, वह शायद यहीं हो। आप जरा उसे यहाँ बुलवा सकती हैं? अभी लीजिए। वह कमरे से बाहर निकल गई। सुनील ने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगा लिया और प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद वयोवृद्ध मोहर सिंह ने कृष्णा के साथ भीतर कदम रखा। मैंने इनसे पूछा है, कृष्णा बोली। ये कहते हैं कि राकेश ने इनकी आंखों के सामने बख्तरबंद गाड़ी के पिछले दरवाजे को ताला लगाया था। अव्वल तो रमेश जैसे तजुर्बेकार गार्ड से ऐसी लापरवाही हो नहीं सकती थी। मोहर सिंह बोला, अगर हो भी जाती तो मैं वहाँ मौजूद था। मैं उसे गाड़ी का दरवाज़ा खुला छोड़कर हरगिज़ न जाने देता। वह ताला कैसा था? सुनील ने पूछा। बहुत मजबूत, बहुत पेचीदा, बड़े से बड़ा उस्ताद ताला तोड़ भी उसके साथ घंटों कुश्ती लड़ते रहकर भी उसे खोल नहीं सकता था। तो फिर डकैतों ने उसे आनन फानन में कैसे खोल लिया? यह बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। जरूर डकैतों के पास उस ताले की डुप्लीकेट चाबी रही होगी, लेकिन उसकी डुप्लीकेट चाबी हासिल कर पाना असंभव है। कृष्णा बोली। फिर भी इस असंभव काम को किसी ने संभव किया है। इस बात की तो गारंटी है कि वह ताला खोला ही चाबी लगाकर ही गया है। वॉल्ट से चाबी निकाली नहीं जा सकती। कृष्णा जी, आप चाबी हासिल होते ही फौरन उसे वॉल्ट में जमा कर आती हैं। इससे तो यही जाहिर होता है कि दोनों गार्डों में से किसी एक ने डकैतों को वह चाबी मुहैया करवाई है ताकि वे उसकी डुप्लीकेट चाबी तैयार करवा सकें। आप रमेश और उमेश पर डकैती का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मोहर सिंह कठोर स्वर में बोला। अगर वे दोनों या उन दोनों में से कोई एक डकैती में शामिल नहीं था तो मुझे समझाइए कि किसी को गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी कैसे हासिल हो गई? मोहर सिंह कुछ क्षण चेहरे पर अनिश्चय के भाव लिए खामोश बैठा रहा और बोला, उमेश लड़कियों का बड़ा रसिया था। हो सकता है उसकी कई सहेलियों में से किसी ने उसे बेवकूफ़ बनाकर उसकी जानकारी के बिना उससे थोड़ी देर के लिए चाबी हासिल की हो और उसे साबुन या मोम के टुकड़े पर दबाकर उसका साचा बना लिया हो। ऐसी कोई लड़की है आपकी निगाह में जो उमेश को यूं बेवकूफ़ बना सकती हो? सुनील ने पूछा। मेरी निगाह में तो ऐसी लड़की मारिया ही है। उमेश को जहर देने का मौका भी उसी के पास था, इसलिए यह बात और भी मुमकिन लगती है। लेकिन मारिया तो उमेश से नफरत करती थी। कुछ दिन पहले उमेश ने उसे जरा सा छेड़ा था तो मारिया ने कोहराम मचा दिया था। वह सब दिखावा भी हो सकता है। अपने और उमेश के संबंध को अपने पति की शक्की निगाहों से छुपाकर रखने के लिए हो सकता है उसने ड्रामा किया हो कि उसे उमेश से नफरत थी। मैं यह बात मानने को तैयार नहीं। सुनील तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोला। मारिया एक निहायत शरीफ लड़की और बेहद निष्ठावान पत्नी है। ऐसी कोई हरकत वह हरगिज़ नहीं कर सकती। न ही मैं उसके पति से यह उम्मीद कर सकता हूँ कि चाबी का साचा हासिल करने के लिए उसने अपनी पत्नी को
उमेश पर डोरे डालने जैसी जलील काम के लिए प्रेरित किया हो। अगर ऐसा होता तो उमेश की शनिवार वाली बातों से ताव खाकर उसका कत्ल कर देने की नीयत से वह अपनी रिवॉल्वर न निकाल लाता। सुनील एक क्षण ठिठका और फिर बोला, उमेश की औरतों से दिलचस्पी की बात आपसे छुपी नहीं होगी। उसमें ऐसा कोई गुण था जिसकी वजह से दर्जनों एक से एक खूबसूरत और नौजवान लड़कियां उसके ऊपर मक्खियों की तरह भिनभिनाती रहती थी। ऐसा आदमी एक गूंगी विवाहित गुआनी स्त्री के चक्कर में पड़ा हो, यह बात गले से नहीं उतरती। लेकिन मारिया से छेड़खानी करते उसे कुछ दिन पहले सबने देखा था। वह हरकत उसने फेडरिको को चिढ़ाने के लिए भी की हो सकती है, और शनिवार सुबह भी कहा था कि आज वो मारिया के दूसरे गाल पर भी चिकोटी काट कर ही जाएगा। वह बात मैंने सुनी है, लेकिन बाद में उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसी से जाहिर होता है कि ऐसा कहने के पीछे उसका मंतव्य फेडरिको को अपमानित करना था। यह हो सकता है उससे कुछ ही क्षण पहले उसने जानबूझकर यूं गाड़ी का हॉर्न बजा दिया था कि वह बेचारा लंगड़ा घबराहट में अपना संतुलन खो बैठा था और ज़मीन पर गिर गया था। तब उमेश ने बड़े गुस्से से उसे लंगड़ा कहकर पुकारा था और उसे फौरन रास्ता छोड़ने के लिए कहा था। लेकिन उमेश ने उसे अपमानित क्यों किया और यूं जानबूझकर क्यों भड़काया, क्या पता क्यों किया उसने ऐसा। लेकिन हो सकता है कि उसी अपमान का बदला लेने के लिए मारिया ने उमेश को जहर पिला दिया हो और बैंक की गाड़ी लूट ली हो। हाँ, उस मामूली अपमान के बदले में खून और डकैती तो चींटी मारने के लिए तोप जैसा काम हो गया। फिर हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि मारिया के गाल पर उमेश द्वारा चिकोटी काटे जाने वाली घटना के बाद से ही मारिया अपनी जेब में इस इरादे से एक जहर की पुड़िया लिए फिर रही थी कि कब उमेश उसके पति को दोबारा अपमानित करे या उसके दुर्व्यवहार की धमकी दे और कब उसे जहर खिलाकर उसकी जान ले। क्या वह सब बात संभव लगती है? नहीं, मोहर सिंह ने स्वीकार किया, लेकिन यह बात फिर भी अपनी जगह अटल है कि उमेश को जहर खिलाने की सुविधा केवल मारिया की थी। यही तो बखेड़े वाली बात है। सुनील खेदपूर्ण स्वर में बोला, जिसका कोई जवाब नहीं सूझ रहा है मुझे। यह मैं 7 जन्म नहीं मान सकता कि मारिया ने उमेश को जहर दिया था, लेकिन मैं इस हकीकत को भी नहीं झुठला सकता कि मारिया के अलावा और कोई उमेश को जहर खिला ही नहीं सकता था। कोई कुछ न बोला। फिर सुनील ने सहयोग के लिए दोनों का शुक्रिया अदा किया और वहां से विदा हो गया। सुनील पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। वहां से उसे मालूम हुआ कि पुलिस राजनगर निवासी उस व्यक्ति का पता लगा चुकी थी जिसका जेरी स्थित कॉटेज देवबाला ने किराए पर लिया था। उस व्यक्ति के कथा अनुसार उसने अपने किराएदार की सूरत कभी नहीं देखी थी। उसने कॉटेज किराए पर खाली होने के सिलसिले में अखबार में विज्ञापन दिया था। फिर किसी स्त्री ने फ़ोन पर कॉटेज के बारे में बात की थी और बाद में मनी ऑर्डर द्वारा उसे 3 महीने का किराया बेच दिया था। चाबी के बारे में उसे कहा गया था कि वह उसे भला दिन कॉटेज खोलकर ताले में ही लगी रहने दे। नीली फिएट का कुछ पता लगा? सुनील ने पूछा। इतना ही पता लगा कि किसी देवबाला नामक स्त्री के नाम रजिस्टर है। रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड में देवबाला का जो पता लिखा है, उस पर पहुंचने पर मालूम हुआ कि वहां न कोई देवबाला रहती है और न कभी रहती थी। ओह,
वैसे हमने एक ऑल पॉइंट बुलेटिन इशू करवा दिया है कि वह कार जहां भी दिखाई दे उसे रोक लिया जाए, बशर्ते कि वह कहीं दिखाई दे। उस कथित देवबाला के पास एक सफ़ेद एम्बेसडर भी तो है जिसका कि नंबर तुम्हें मालूम नहीं। वैसे उसके इस ठाट बाट से इतना तो साफ जाहिर है कि वह कोई पैसे वाली औरत है। ज़रूरी नहीं कारें उसके यारों की हो सकती है और जेरी के कॉटेज का किराया भी उसके किसी यार ने भरा हो सकता है। फिर भी उसकी पैसे वाली औरत होने की संभावना है। कैसे? तरुण नागिया जैसे मामूली हैसियत के नौजवान को होने की ही संभावना ज़्यादा है। अब तुम्ही ने बताया है कि नीली फिएट उसके नाम रजिस्टर है, फिर भी उसकी खरीद के लिए पैसे किसी और की जेब से निकले हो सकते हैं। जयललिता एंगर से तुम लोगों ने बात की है और आज के अखबार में उसके लिए इंटरव्यू के आधार पर जो कुछ तुमने छापा है वह भी मैंने पढ़ा है। उस बच्ची की बातों से पब्लिक ओपिनियन बहुत फेडरिको और उसकी पत्नी के हक में हो गई है। लोग उससे बेतहाशा हमदर्दी दिखाने लगे हैं। हमें टेलीफोन पर राय दी जा रही है कि हम उन दोनों को फौरन छोड़ दें और असली अपराधी को तलाश करने की कोशिश करें। एक किसी ज़्यादा ही उतावले आदमी ने टेलीफोन पर कहा था कि हमने फौरन उन्हें रिहा न किया तो वह पुलिस हेडक्वार्टर को आग लगा देगा। उस बच्ची की बातों से यह तो साबित होता है कि इन डकैती के समय देवबाला नाम की वह रहस्यमयी रमणी घटनास्थल पर मौजूद थी। हाँ, लेकिन उसी बच्ची का बयान यह भी बताता है कि वह उमेश के यहाँ कोल्ड ड्रिंक के स्टॉल के पास भी नहीं फटकी थी। इसलिए यह नहीं हो सकता कि उमेश की मौत में उसका हाथ हो। वह तो जाहिर है कि डॉक्टर आहूजा उर्फ रजनीकांत को ही वहाँ से निकाल ले जाने के लिए वह वहाँ मौजूद थी। इससे तुम क्या नतीजा निकालते हो? वही जो मैं पहले भी निकाल चुका हूँ, यही कि उमेश को जहर मारिया ने ही खिलाया है। लेकिन इससे यह नतीजा भी तो निकालो कि डॉक्टर आहूजा और देवबाला भी डकैती में शरीक थे। वह तो जाहिर है तो यह साबित करके दिखाओ कि उनका रिश्ता फेडरिको और मारिया से था। यह तो होगा ही। हालात पुकार पुकार कर कह रहे हैं। मुझे तो यह पुकार नहीं सुनाई दे रही। तुम पुलिस वाले हो, इसलिए यह सहूलियत की पुकार तुम्हें सुनाई दे रही है। भाई, यह तो हो नहीं सकता कि वे सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे न हो। अगर यह बात है तो फिर देवबाला ने डॉक्टर आहूजा उर्फ रजनीकांत का और तरुण नागिया का कत्ल क्यों किया? उन दोनों का डकैती के माल में हिस्सा दबाने के लिए, या शायद इसलिए क्योंकि वह महसूस कर रही थी कि दोनों को आसानी से तलाश किया जा सकता था और फिर वे उसे भी फंसवा सकते थे। अगर यह बात थी तो उसने सीधे सीधे ही दोनों का कत्ल क्यों नहीं कर दिया? उन्हें कत्ल करने से पहले वह उनके साथ रंगरलियां क्यों मनाती रही? उन्हें असावधान करने के लिए तुमने तो यार हर बात का जवाब सोचकर रखा मालूम होता है। अगर मेरे सोचने में कोई नुक्स है तो बताओ क्या नुक्स है? यह देवबाला है कौन? यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन देर सवेर मालूम होकर रहेगा। फेडरिको और मारिया इस वक्त यही कह रहे हैं कि वे किसी देवबाला को नहीं जानते, लेकिन देर सवेर उन्हें इस बारे में अपनी जुबान खोलनी ही पड़ेगी। इसी में उनकी भलाई है। तुम्हारे ख्याल से इस सारे फसाद की जड़ देवबाला है? वह तो अंधे को भी दिखाई दे रहा है। उसी ने अपने रूप जाल में फांस कर फेडरिको को बेवकूफ़ बनाया है। डॉक्टर आहूजा और तरुण नागिया को बेवकूफ़ बनाया है
और उसका कत्ल किया है। कोई बहुत ही खतरनाक औरत है वो इतनी कामयाबी से इतना प्रपंच फैला सकी। और हौसला देखो कमबख्त का। शनिवार को वह यार्ड पर डॉक्टर आहूजा के पहलू में लेटी। फिर उसने उसका कत्ल किया और उसी रोज तरुण नादिया के साथ ऐश करने जेरी पहुंच गई। हो सकता है उमेश भी देवबाला के यारों में से एक हो। इस बारे में मैंने उसके भाई रमेश से बात की थी। उसके कथा अनुसार रमेश की देवबाला नाम की कोई सहेली न थी, और नहीं तो कम से कम इतना वह दावे के साथ कह सकता था कि उमेश किसी लड़की के चक्कर में कभी जेरी नहीं गया था। गया होता तो उसे मालूम होता। तुम उन दो आदमियों के बारे में क्या कहते हो जिन्होंने शुक्रवार रात को मेरे फेड्रिको से इंटरव्यू लेने के लिए रवाना होने से पहले मुझे रोक लिया था और फेड्रिको के नाम संदेश भिजवाया था? यह भी फेड्रिको की ही करतूत थी। प्रभुदयाल बड़े इत्मीनान से बोला। क्या मतलब? वह महज एक प्लान था। वह चालाकी फेड्रिको ने अपने आप को शक से दूर करने के लिए घड़ी थी। कोई भी अपराधी इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि जो अपराध वह करने जा रहा हो एक दिन पहले वह किसी को उसका संकेत दे दे। और फिर उन्हें यह मालूम कैसे हो सकता था कि तुम फेड्रिको का इंटरव्यू लेने जा रहे थे? उस इंटरव्यू का क्या तुमने डोल पीटा हुआ था? नहीं, उसके बारे में तो किसी को भी नहीं मालूम था। सुनील को स्वीकार करना पड़ा, लेकिन फेड्रिको को ज़रूर मालूम होगा। हाँ, उसे तो मालूम था। उसी ने अपने दो आदमियों को तुम्हारे बारे में बताया, जिन्होंने तुम्हें ब्लास्ट के बगल में अंधेरी गली में पकड़कर वह फर्जी संदेशा दिया, जिसकी वजह से अगले दिन डकैती पड़ जाने के बाद यह समझा जा सकता था कि वह अपराध करने वाले फेड्रिको या उसके साथी नहीं, बल्कि कोई और लोग थे। सुनील खामोश रहा। रिपोर्टर साहब, यह बात फेड्रिको की निर्दोषता प्रमाणित करने के स्थान पर और भी ज़्यादा मजबूती से यह साबित करती है कि तमाम किया धरा उसी का है। और फेड्रिको के गुनाह की तरफ इशारा करने वाली एक बात और भी है। वो कौन सी? सुनील ने पूछा। उसने बख्तरबंद गाड़ी पर उस रोज़ हाथ डाला जब उसमें 16.5 लाख रुपए ढोए जा रहे थे। यह काम अगर किसी पेशेवर डकैती का होता तो वे इतनी छोटी रकम पर हाथ न डालते। वे किसी ऐसे दिन का इंतज़ार करते जब बख्तरबंद गाड़ी में कोई मोटी रकम ढोई जा रही होती। लेकिन डाकुओं को यह पता कैसे लगता कि कौन से दिन गाड़ी में मोटी रकम ढोई जा रही थी? जो लोग गाड़ी के दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी हासिल कर सकते थे, वह यह भी मालूम कर ही सकते थे। तुम ठीक कह रहे हो। सुनील को स्वीकार करना पड़ा। वार्तालाप वहीं समाप्त हो गया। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको यह नावल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।